हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। तो हम लोग पार्ट वाइज इसमें करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन और फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम अगले पार्ट्स भी करेंगे। अब इसका मेजर मतलब क्या है, मेजर रीजन क्या है स्टूडेंट्स? अब वैसे तो आपको ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका आंसर की भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट डजंट मैटर फॉर नाउ। ठीक है, जब आप पूरी तैयारी शुरू करोगे, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि अच्छा, अगर कोई एक टॉपिक है उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज द मेजर रीजन आप पीवाईक्यूज को देखते हो। पीवाईक्यूज को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता कि अच्छा चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की तो बाद की बात है, पहले आपको पूरा जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा। तो उसमें बहुत सारे फिनोमिनन्स आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो मेक श्योर आप हर एक चीज़ को नोट करें जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कोई एक मेजर टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेजन है, क्लासिकल का कोई थ्योरम है, या फिर कोई थ्योरी है ऐसा, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब भी आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आप उसको साथ में लेके चलेंगे कि हाँ, ऐसे पहले भी क्वेश्चन आए तो आ भी सकता है। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करता है किसकी परसेंटेज, चारों में से किसकी परसेंटेज। तो सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताओ क्या होता है। एडल्ट्स हु हैव स्टॉप्ड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एडल्ट्स हु आर करंटली अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स हु हैज डिसकंटिन्यूड जॉब हंटिंग, या फिर लेबर फोर्स हु आर करंटली अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको मेजर करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करता है ऐसी लेबर फोर्स। ठीक है, पहले तो एडल्ट्स, अगर आप लोगों को लगता है कि एडल्ट्स आएगा, नो, एडल्ट्स नहीं आता है, लेबर फोर्स आता है। ठीक है, तो सी और डी में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो लेबर फोर्स हु हैज डिसकंटिन्यूड, क्या ये होगा? नो, डिसकंटिन्यूड नहीं, कि जॉब हंटिंग वो डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, तो वो लेबर फोर्स से बाहर जा चुके हैं। अब लेबर फोर्स जो करंटली अनएम्प्लॉयड है, वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि आपको ऐसी जो भी छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, जैसे मान लो इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या फिर जैसे इन्फ्लेशन के टाइप्स रहते हैं, पोवर्टी है ना, ये सारी जितने भी मीनिंग्स है इनके पता होने चाहिए। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, a rightward shift in aggregate dash moves the economy along the short run Phillips curve to a point with dash inflation। तो यहाँ पे दो फिलिप्स है। पहला क्या बोल रहा है कि राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट, क्या? तो एग्रीगेट सप्लाई होगा या फिर डिमांड होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो सप्लाई में, है ना, एग्रीगेट सप्लाई में, या फिर एग्रीगेट डिमांड में, जो कि इकोनॉमी को मूव करेगा अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, अगर आपको पता है कि फिलिप्स कर्व में क्या क्या चीजें आती हैं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फिलिप्स कर्व में क्या होता है? इन्फ्लेशन, यस, इन्फ्लेशन आता है, और दूसरा क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो उस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो इन्फ्लेशन मींस यहां पे आ जाएगा डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आया, राइटवर्ड शिफ्ट आने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इस तरफ शिफ्ट हो गई, है ना, D1 D1, पहले DD था, अब ये शिफ्ट हो गया टू द राइट। इट मूव्स द इकोनॉमी अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व टू अ पॉइंट विद डैश इन्फ्लेशन। सो कौन सी इन्फ्लेशन? हायर इन्फ्लेशन। ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है, आपको पता है कि उससे क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे तीन कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया, है ना। फिलिप्स कर्व, देन फिलिप्स कर्व के अलावा आपको एग्रीगेट डिमांड का अगर राइटवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। शिफ्ट एंड मूवमेंट, ये भी अलग कंसेप्ट है।
ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी बोथ राइज बाय 8% देन द जीडीपी डिफ्लेटर. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर. सो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या आता है? पहली चीज की ये करता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर आपका इन्फ्लेशन देखता है. यस, ये इन्फ्लेशन को देखता है, महंगाई को मापता है कि अच्छा कितनी महंगाई हुई है अभी तक. सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात हो रही है. तो नॉमिनल आपको पता है कौन सा जीडीपी होता है? फॉर द करंट ईयर. ठीक है, फॉर द करंट ईयर एंड इट इज बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस. रियल जीडीपी किस पे बेस्ड होता है? आपका बेस ईयर प्राइसेस पे, और ये बेस ईयर का जीडीपी रहता है. ठीक है, बेस ईयर प्राइसेस पे रियल जीडीपी हम देखते हैं. तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों राइज कर गए 8% से, दोनों में सेम परसेंटेज का राइज है. अब देखो अगर ये दोनों को हम लोग मान लो इंटू 10 कर दे या फिर इंटू 100 कर दे, है ना, जो भी 8% से बढ़ गया, तो व्हाट विल वी गेट? 1 ना, है ना. So they will be, GDP deflator will be unchanged. Unchanged का मतलब है कि there will be no change. जो वैल्यू पहले थी वही रहेगी बिकॉज दोनों सेम रेट से बढ़े. ठीक है. सी, अगला सवाल. Based on the Fisher effect, a rise in dash inflation leads to a corresponding increase in the dash interest rate. अब ये Fisher effect पे based है. Rise in डैश इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन में राइज अगर होता है तो उसकी वजह से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा डैश इंटरेस्ट रेट में. तो ऑप्शन क्या है? एंटिसिपेटेड नॉमिनल, एंटिसिपेटेड रियल, अनफॉरसीन नॉमिनल, अनफॉरसीन रियल. तो एंटिसिपेटेड क्या होता है? एंटिसिपेटेड होता है व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर, कि हाँ ऐसा हो सकता है. ठीक है, इतना हो सकता है. एंड नॉमिनल और रियल मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नॉमिनल फॉर द करंट ईयर और रियल में आपका इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है. इसमें नॉमिनल और रियल के अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब देखो फिशर इफेक्ट के बेसिस पे किसमें राइज होगा, एंटिसिपेटेड में या फिर अनफॉरसीन में. सो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में जब राइज होगा तो आपका कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा? सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन योर नॉमिनल interest rate. ठीक है, nominal interest rate. So A will be correct option. Now stagflation, which reflects the situation of lower output, higher prices. अब देखो lower output लिखा है और prices higher लिखा है, caused by dash. तो dash के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. stagflation क्या होता है? stagflation एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ग्रोथ इज स्टैग्नेंट. ठीक है, स्टैग्नेंट मतलब ग्रोथ रुक चुकी है. देन इसके साथ आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और इसके साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रही है. ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्स सिचुएशन हो जाती है. सो इसे नाम दिया गया है स्टैगफ्लेशन का. तो स्टैगफ्लेशन में लोअर आउटपुट है. लोअर आउटपुट मतलब इट हैज टू डू समथिंग विद सप्लाई. ठीक है, इट हैज टू डू समथिंग विद योर सप्लाई. अगर यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड कुछ होता तो फिर वो डिमांड में आता है ना, एग्रीगेट डिमांड में. तो एग्रीगेट सप्लाई और 2 ही ऑप्शंस है, सी और डी. तो सी और डी में से एक ऑप्शन होगा इसका. तो लोअर आउटपुट है और हाई प्राइसेस है. लोअर आउटपुट है और हाई प्राइसेस है और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है. तो वो किसकी वजह से होगा? दैट विल बी ड्यू टू एडवर्स शॉक टू एग्रीगेट सप्लाई. अगर ये फेवरेबल शॉक होता तब तो ये ठीक हो जाती सिचुएशन, है ना. सो एडवर्स शॉक टू योर एग्रीगेट सप्लाई, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट वेयर द IS एंड LM कर्व्स इंटरसेक्ट इंडिकेट्स दैट. बहुत इजी क्वेश्चन है. IS LM कर्व आपने पढ़े होंगे. IS अलग से है ना, गुड्स एंड मनी मार्केट. सो IS फॉर गुड्स मार्केट और LM डील्स विद योर मनी मार्केट. और IS LM कर्व से जरूर सवाल आता है, जरूर. ठीक.
जिस पॉइंट पे आपका IS और LM कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से? वो पॉइंट होगा बोथ द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि IS मैंने आपको बताया गुड्स मार्केट है, LM मनी मार्केट है, तो दोनों आर इन इक्विलिब्रियम. C विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन द इन्फ्लेशन रेट विल. अब एंटिसिपेशन का मीनिंग आपको पता चल गया है ना, एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है किसका? कि इन्फ्लेशन रेट विल राइज. सो इसकी वजह से चारों में से क्या होगा? रिजल्ट इन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड टू द राइट, लेड टू अ राइज इन द रियल इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म, या फिर लेड टू अ स्लो डाउन in the inflation rate assuming other factors remain constant. तो 7th क्वेश्चन, अब क्या हो रहा है इकोनॉमी में कि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है ना, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल शब्दों में कहें, कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी ज्यादा इन द फ्यूचर. सो दिस विल रिजल्ट इन योर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड टू द राइट. सो अपवर्ड टू द राइट का क्या मतलब है? अपवर्ड टू द राइट का मतलब है कि इस टाइम पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. तो ध्यान रखना है कि ये कैसे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं. ए होगा करेक्ट ऑप्शन. इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट एग्रीगेट्स. इजी क्वेश्चन है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी है ना, एनएनपी, एनएम या फिर एनएनपीएफसी या फिर एमपी. सो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट एग्रीगेट्स. तो ग्रॉस और नेट का मतलब है, मान लो जीडीपी और जीएनपी आपको दिया है या फिर एनएनपी, तो दिस इज फॉर ग्रॉस, दिस इज फॉर ग्रॉस, दिस इज फॉर नेट. तो ग्रॉस और नेट की बात हो रही है, ठीक है. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? ग्रॉस से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो नेट में व्हाट यू विल डू, आप डिप्रीसिएशन प्लस कर देते हो. सो डिप्रीसिएशन चारों ऑप्शन में से है डिप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है. 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, डिप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ग्रॉस और नेट एग्रीगेट में इसी का डिफरेंस आता है. तो अब ये तो है आपका PYQ है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते आपके, बट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बहुत सारे एग्रीगेट्स आपको पढ़ने हैं. जैसे अभी मैंने बस ग्रॉस और नेट वाली चीजें आपको यहाँ पे बताई. अब अगर आपको डोमेस्टिक, जैसे वैल्यू है जीडीपी, एमपी और जीएनपीएफसी, तो यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क आ गया, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क आ गया. तो इसमें आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट contended that prolonged unemployment would not occur because of. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कंटेंड करते थे कि प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती. कि क्लासिकल्स का ये बोलना था ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, ठीक है. ज्यादा देर तक अगर नहीं रहेगी, सो इट मीन्स सिंपल, उनका रीजन क्या था, ठीक है. ये तो चलो उनका एक एजम्पशन थी कि हाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो अपने आप फिक्स हो जाएगी. इसलिए वो बोलते थे ना लेजे फेयर इकोनॉमी. सो लेजे फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दो. सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कंटेंड किया प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ व्हाट? कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड, या फिर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट डिमांड, continuously increasing money supply, interventionist government measures, flexibility of prices, wages and interest rate. तो क्या होगा? So correct option will be your flexibility of prices, wages and interest rate. तो prices, wages और interest rate आपस में इस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, ठीक है. तो D will be correct option. अब देखो, here is a न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है. अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इकोनॉमी विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज रियल जीडीपी ग्रोथ
4%, रियल जीडीपी की वैल्यू है 4%, मनी ग्रोथ की है 8%, ठीक है, मनी ग्रोथ की वैल्यू है 8%, रियल इंटरेस्ट रेट है 2%, ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट 2%। आपको निकालना है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीजें देखोगे, यहाँ पे रियल वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे रियल जीडीपी, देन रियल इंटरेस्ट रेट, है ना, रियल इंटरेस्ट रेट गिवन है, और तीसरा है आपका मनी ग्रोथ, ठीक है, मनी ग्रोथ भी गिवन है। तो रियल जीडीपी है 4%, रियल इंटरेस्ट रेट है 2%, और मनी ग्रोथ है 8%। निकालना क्या है, तो निकालना है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको निकालना है। तो 2% होगा, 6% होगा, 8% होगा, या फिर 10% होगा। तो देखो, सिंपली यू विल स्टार्ट विद अ सिंपल फॉर्मूला जिसमें mv इज इक्वल टू py, ठीक है, mv इज इक्वल टू py। अब ये क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला है। सो m क्या है, आपका जो मनी सप्लाई है, देन v इज वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, सो mv इज इक्वल टू py। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है v इज कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो mv इज इक्वल टू py में अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज जो जो चीजें आपको गिवन है ना उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है क्या, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू योर मनी ग्रोथ। मनी ग्रोथ क्या है, 8%, ठीक है, मनी ग्रोथ में से आप माइनस करते हो रियल ग्रोथ रेट, ठीक है, 2%। तो मनी में से, मनी ग्रोथ से आपने माइनस कर दिया 2%, यू विल गेट इन्फ्लेशन। अब फिशर इक्वेशन क्या कहती है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका इन्फ्लेशन आप ऐड करते हो रियल इंटरेस्ट रेट में, है ना, सिंपल। सो रियल इंटरेस्ट रेट में आपने इन्फ्लेशन ऐड करी, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या गिवन है, रियल इंटरेस्ट रेट इज योर 2%, ठीक है, और इन्फ्लेशन आ गया आपका 8 माइनस, ओके 8 माइनस 4 है ये, 8 माइनस 4, ठीक है, तो 4%, सो 2 प्लस 4%, है ना, सिंपल सा है, 6% विल बी योर आंसर, बी हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपने सिंपल से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को यूज किया, ठीक है, बिकॉज वहां पे वेलोसिटी ऑफ मनी वाज कांस्टेंट, देन आपने फिशर इक्वेशन यूज करी, ठीक है। सो ऐसी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, और न्यूमेरिकल्स आप जितने ज्यादा सॉल्व करते हो वैसे ही आप सॉल्व कर पाओगे, है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में आपको लगे कि हाँ आपको इक्वेशन आती है तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पा रहे हो। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ओके, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन विद इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोडक्शन विद इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में टैक्स का बर्डन, ठीक है, इंसिडेंस एंड बर्डन, ये दो चीजें आती है ना, कि एक्चुअल बर्डन कौन बियर कर रहा है, टैक्स इंसिडेंस किस पे है, तो ये आपको टैक्स से रिलेटेड आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। सो प्रोडक्शन की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, कॉम्पिटिशन इज देयर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, एक्सटेंड ऑफ मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, या फिर डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिसिटी। सो 11th क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिसिटी। तो सप्लाई और डिमांड इलास्टिसिटीज में देयर इज अ डिफरेंस, ये इन्फ्लुएंस करता है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, कितना टैक्स लगे, डी। अगला सवाल, पब्लिक डेट विल लेड टू द क्राउडिंग इन इफेक्ट इन द इकोनॉमी व्हेन गवर्नमेंट्स बोरोड फंड्स आर एलोकेटेड टुवर्ड्स।
अब पब्लिक डेट की बात हो रही है, इट विल लेड टू द क्राउडिंग इन इफेक्ट। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट और क्राउडिंग इन इफेक्ट, ये इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। व्हेन गवर्नमेंट बोरोड फंड्स आर अलाउड एलोकेटेड टूवर्ड्स, 4 स्टेटमेंट्स है, चारों में से कौन सी करेक्ट है ये आपको बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स, वेजेस, सैलरीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, या फिर एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट। सो क्राउडिंग इन इफेक्ट, पब्लिक डेट लीड करेगा किसमें? क्राउडिंग इन इफेक्ट इन द इकोनॉमी, जब गवर्नमेंट ने बोरो किया है, फंड आर एलोकेटेड टूवर्ड्स किस पे? सो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा होगा बताओ। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स यस, स्किल डेवलपमेंट यस। तो ये जो तीनों है, ठीक है, ये तीनों इसमें इंक्लूडेड होंगे एंड इट विल लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट। बिकॉज क्या होगा इससे, ये ऐसा पब्लिक डेट है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया है, ठीक है, बोरो किया है इन सब चीजों के लिए, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सी में आ रहा है, बिकॉज वहां से क्या होगा, वहां से कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेजेस, सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो वो क्या हो जाता है, तो वो तो आपको देना ही है ना। उससे ऐसा नहीं है कि आप कुछ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, या फिर बहुत सारी चीजें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट आती है ना। हेल्थ केयर और एजुकेशन इनिशिएटिव से क्या होता है, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। स्किल डेवलपमेंट होगा, वो ज़्यादा अच्छी स्किल डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आएगी जॉब्स की। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज मार्केट फेलियर अकर? व्हेन डज मार्केट फेलियर अकर, कब? ए, बी, सी और डी। तो मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है कि मार्केट क्या करेगी, कोलैप्स कर गई। सो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑप्टिमली इन द मार्केट। अब देखो, अगर ऑप्टिमल एलोकेशन आ रहा है रिसोर्सेज का, तो तब तो मार्केट फेलियर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ऑप्टिमल एलोकेशन आ रहा है। सो पहला नहीं होगा। मार्केट फोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज विदाउट एनी एक्सटर्नैलिटी। देखो, अगर एफिशिएंटली एलोकेट करे रिसोर्सेज, सिमिलरली ये भी नहीं होगा। सो मार्केट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, द मार्केट डज नॉट efficiently allocate resources leading to sub-optional outcomes. So जब efficient नहीं है मार्केट, तब आपको देखने को मिलता है मार्केट फेलियर। सो यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। मार्केट में जैसे परफेक्ट कंपटीशन, या फिर जो भी मार्केट फोर्सेस में चीज़ें आती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, कौन सी मार्केट कैसे काम करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट डिफाइंस प्योर पब्लिक गुड्स? प्योर पब्लिक गुड्स, गुड्स के टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइवेट गुड्स है, वेबलन गुड्स है, पब्लिक गुड्स है। अब पब्लिक गुड्स में भी प्योर पब्लिक गुड्स कौन से होंगे? प्योर पब्लिक गुड्स चारों स्टेटमेंट्स में से, कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेनी विदाउट रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी एंड कैन बी एक्सक्लूडेबल। यहाँ पे टर्म आई एक्सक्लूडेबल, तो प्योर पब्लिक गुड्स क्या एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं? नहीं। कंजम्पशन बाय वन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स एंड कैन बी एक्सक्लूडेबल। तो अगर एक ने कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये भी नहीं होता प्योर पब्लिक गुड्स में। कंजम्पशन बाय मेनी डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी एंड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेबल, दिस इज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो दूसरों के लिए उसकी कंजम्पशन में कोई फर्क पड़ जाएगा ना, वो कमी हो जाएगी उसकी। सो ये भी कंप्लीट हो गया। दूसरा, कैन नॉट बी एक्सक्लूडेबल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेबल आ जाता तो ये भी सही हो जाता। सो कैन नॉट बी एक्सक्लूडेबल, प्योर पब्लिक गुड्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द लिंडल इक्विलिब्रियम रीच्ड? अब यहाँ पे बात हो रही है लिंडल इक्विलिब्रियम की, ठीक है, लिंडल इक्विलिब्रियम। सो लिंडल इक्विलिब्रियम क्या है, लिंडल क्या कहते थे अपनी थ्योरी में, ये आपको पता होना चाहिए। तो चारों स्टेटमेंट में से मुझे बताओ क्या करेक्ट होगा। स्टेटमेंट्स को आपको ना थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश तो करनी है, ये तो देखना है कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। तो लिंडल इक्विलिब्रियम कब रीच होगा? इट विल रीच व्हेन टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट fully cover the cost of public goods, ठीक है।
सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि लिंडल क्या कहते थे कि जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है, दे विल पे अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट. मार्जिनल बेनिफिट का मतलब है कि अच्छा ठीक है, मुझे ना इतना बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इतना ही टैक्स पे करूंगा. ठीक है, ये बोलते थे लिंडल. सो imposed by the government fully cover the cost of public goods. The marginal cost of public goods equals the average of willingness to pay. ठीक है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनमें से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस तो आप लोगों को ठीक है आते हैं, नहीं आते वो अलग बात है, बट कैसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं या फिर कैसे टॉपिक्स से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके कंप्लीट डिटेल्स या फिर अगर आपको पेड बैचेस चाहिए, उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ठीक है, 7814846248. और जो भी नए हैं चैनल पे, दे कैन जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल. और जितनी भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सारी की सारी यहाँ पे मिलती है, वो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, अलग अलग सेक्शन के आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट. हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं. यहाँ पे आपको कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ऑल द वेरी बेस्ट.